हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद जितिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 2। इस पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है और हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि सोवियत संघ की वो कौन सी नीतियां हैं, वो कौन सी नीतियां थी जिसने 1989 तक आते आते यूएसएसआर 1989 तक आते आते यूएसएसआर सोवियत संघ, जो कि आज की डेट में रूस या रशिया के नाम से जाना जाता है, उसका विघटन कर दिया। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1989 में वो कौन से नेता थे जिनकी नीतियों के कारण जनता विद्रोह पर उतर आई। वो कौन सी नीतियां थी जिसने एक समय में विश्व की महाशक्ति जो अमेरिका को टक्कर दे रही थी, उसका विघटन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैंने बताया था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ अपने देश की सारी पूंजी अमेरिका के खिलाफ हथियार बनाने में लगा रहा था। सोवियत संघ की जितनी भी पूंजी थी उसने उसका निवेश कहाँ पर किया था? अमेरिका के खिलाफ हथियार बनाने में निवेश कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसको ये डर सता रहा था कि अमेरिका भविष्य में उसके ऊपर परमाणु आक्रमण कर सकता है। इसलिए उसने अपने देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी पूंजी का फोकस उसने हथियार बनाने के ऊपर लगा दिया। और हथियार बनाने में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि उसने अपने देश के नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर दिया, न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान किया। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो विकास की राह पर चल पड़ा था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही उस समय विश्व की महाशक्ति थी, लेकिन उस समय अमेरिका का जो फोकस था, अमेरिका का जो केंद्र था, वो अपनी जनता के विकास के ऊपर जोर दे रहा था। तो वहीं सोवियत संघ अपने देश की जनता को एक न्यूनतम जीवन स्तर दे रहा था, यानी कि बेसिक जीवन स्तर। उसको अपने देश की जनता के विकास करने में, जीवन स्तर सुधारने में कोई भी उसका ध्यान नहीं था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अमेरिका अगर परमाणु बम का, परमाणु मिसाइलों का निर्माण कर रहा था तो अमेरिका के पास पहले से पूंजी थी। अमेरिका अगर कहीं पे किसी चीज़ में निवेश कर रहा था तो अमेरिका के पास पहले से पूंजी थी, इसलिए अमेरिका को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वही सोवियत संघ उसके पास पूंजी की कमी थी। और रही सही पूंजी जो भी उसके पास थी, उसने सारी पूंजी कहाँ पे लगा दी? हथियारों के निर्माण में। हथियार अमेरिका भी बना रहा था, हथियार सोवियत संघ भी बना रहा था। ठीक है, लेकिन हथियार बनाने के केस में हथियार जो है वो अमेरिका ने भी बनाए, हथियार सोवियत संघ ने भी बनाए। लेकिन उस हथियार बनाने के क्रम में सोवियत संघ अमेरिका से पीछे रह गया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है वो ये है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है सोवियत संघ। हथियार ये दोनों बना रहे थे, अमेरिका भी बना रहा है, सोवियत संघ भी बना रहा है। लेकिन अमेरिका के पास पहले से पूंजी है, इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं पड़ा। पूंजी थी, उसके पास निवेश पहले से था, इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन वही सोवियत संघ के पास पूंजी का निवेश तो था नहीं, और जो भी उसकी बचत थी उसने सारा लगा दिया किसमें? हथियार बनाने में। इसलिए उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सोवियत संघ ने अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरी नहीं कर सका। और जाहिर सी बात है, जब सोवियत संघ अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर दे रहा है तो वो अपने नागरिकों की ना ही राजनीतिक आकांक्षा को पूरी कर सकेगा, और आर्थिक आकांक्षा तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद सोवियत संघ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सोवियत संघ में खुद एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति थी। सोवियत संघ की जो आंतरिक व्यवस्था थी, उसके देश की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सोवियत संघ की आंतरिक स्थिति देश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इतनी दिक्कतों के बावजूद सोवियत संघ ने दूसरे देश के मसले को सॉल्व करने में वो इन्वॉल्व हो चुका था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान के मैटर में इंटरफेयर किया। इससे सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो और भी कमज़ोर हो गई।
गलती उसकी ये थी कि जहां सोवियत संघ की खुद की देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वो सोवियत संघ अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाय कहाँ पे फोकस कर रहा था, अमेरिका के मैटर में, अफगानिस्तान के मैटर में वो इंटरफेयर कर देता है। इससे उसके देश के ऊपर और असर पड़ा। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ रहा था, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक साथ उद्योगों में निवेश कर रहे थे, प्रौद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सोवियत संघ जो है वो पश्चिमी देशों से यानी कि अमेरिका से वो पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का फोकस किस पे था? अमेरिका जब किसी चीज़ का निर्माण करता था तो वो उसकी क्वालिटी पे फोकस करता था, ठीक है, और सोवियत संघ जब किसी चीज़ का निर्माण कर रहा था तो वो उसकी क्वांटिटी पे फोकस करता था। अब अगर आप इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करें तो आप ये नोटिस करोगे कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्वालिटी बेस्ड होते हैं, क्वालिटी बेस्ड होते हैं, इसलिए कॉस्टली भी होते हैं। और चाइना के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट के क्वांटिटी पे फोकस करता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। यही चीज़ थी अमेरिका और सोवियत संघ के साथ। उस टाइम इंडिया जो है वो यूएसए हुआ करता था और उस टाइम चाइना जो है आप सोवियत संघ को कंसिडर कर लो। सेम यही कंडीशन थी उस टाइम दोनों देशों के बीच में। इससे हर तरीके की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी गिरने लगती है जब उस देश का आयात निर्यात से ज़्यादा बड़ा हो जाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी बिगड़ती है जब उस देश का आयात निर्यात से ज़्यादा होने लगे। जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे तो उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, हमें पैसों की आवश्यकता होगी, और जब हम सारा का सारा पैसा, सारी पूंजी हम दूसरों से चीज़ें मंगाने में लगा रहे हैं तो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी भी विकास नहीं कर पाएगी। वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो कि देश में निर्यात पे फोकस कर रही थी, आयात पे फोकस नहीं कर रही थी। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसके वजह से सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे गिरती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि वो अंततः ठहर गई और 1979 तक आते आते वो लड़खड़ा रही थी, और 1989 तक आते आते पूरी सोवियत संघ की व्यवस्था, पूरी सोवियत प्रणाली जो है एक तरीके से बिखर गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन होने में उसकी देश की नीतियाँ तो थी ही, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाया वो था वहाँ का नेता जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था? मिखाइल गोर्बाचेव। कोई भी देश जो है वो विकास अगर करता है तो उसके पीछे हाथ होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उस देश के प्रमुख का, उस देश के नेता का। वैसे देश में नेता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उस देश के प्रमुख का। वो अगर गलत नीतियाँ लाता है तो देश जो है विकास से पतन की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है, और वही अगर नेता अगर अच्छा होगा तो देश पतन से विकास की राह पर चल पड़ता है। लेकिन सोवियत संघ के साथ ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ की जो देश की व्यवस्था वो एक ऐसे नेता के हाथ में आई जिसके वजह से पूरे सोवियत संघ का विकास तो दूर विघटन हो गया, और उस नेता का नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव की अगर हम बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जब इस चीज़ को नोटिस किया, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने नोटिस किया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, दिन पर दिन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है और वहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहा, और सुधारने के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों की यानी कि यूएसए की नकल करनी चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम यूएसए की अर्थव्यवस्था के तर्ज पे ढालते हैं, और उन्होंने उसकी नकल करने की कोशिश की। नकल करने के क्रम में उन्होंने ये चाहा कि जिस तरीके से यूएसए में लोकतंत्र है,
मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि यूएसए में लोकतंत्र है, इसलिए यूएसए की अर्थव्यवस्था जो है वो विकास कर रही है, तो क्यों ना हम अपने देश में भी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था लागू कर दें। लेकिन सोवियत संघ की जनता को लोकतंत्र का तो मतलब पता नहीं था, वो सालों से साम्यवादी शासन को झेल रही थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, यहाँ पे नोटिस करना अभी भी बात हो रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, 1945 से लेकर 1980 का टाइम आ गया, लेकिन सोवियत संघ की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की जगह नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जहां एक तरफ क्रांति हो रही थी, जहां एक तरफ अमेरिका देश में विकास कर रहा था, नई नई तकनीकें ला रहा था, प्रौद्योगिकी में वो क्रांति ला रहा था, वहीं सोवियत संघ जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना चाहा, और इस फैसले के कुछ ऐसे रिजल्ट रहे, ऐसी परिणति रही जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब जाहिर से बात है, 1945 से लेकर 1989 तक देश की जनता ने साम्यवादी शासन का स्वाद चखा है, और आप एकदम से आके अपने देश की जनता को लोकतंत्र देने का प्रयास करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था तो डगमगाएगी ही। ठीक वही चीज़ हुई थी सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ में हुआ क्या था, सोवियत संघ में 1945 से लेकर 1945 से 1980 तक देश में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। अब जैसी भी रही हो, ये अच्छी हो बुरी हो, लेकिन इतने सालों से साम्यवादी शासन वहाँ पे रहा। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि एकदम से मैं आके सडनली यहाँ पे 1980 में मैं यहाँ पे लोकतंत्र लागू कर देता हूँ, जो कि ठीक अमेरिका में भी है। और उनकी यही गलती थी जिसने सोवियत संघ के विघटन को और तेजी से आगे बढ़ा दिया। विघटन की प्रक्रिया को उन्होंने और तेज कर दिया। हुआ क्या, देश की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियां देखी, सोवियत संघ में उस तरीके का हस्तक्षेप किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर का भी संकट और गहराता जा रहा था। जहां सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था उसकी लड़खड़ा रही थी, जो कि दुनिया क्लियरली देख रही थी, तो वहीं एक तरफ सोवियत संघ में आंतरिक विरोध जनता कर रही थी। सोवियत संघ में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति भी आ गई थी। ठीक है, 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। अब वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो इतने सालों से शासन करते आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि इतने सालों से पार्टी का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में, लेकिन हमारे में से एक नेता निकल कर आता है और वो सुधार करना चाह रहा है, और उन्होंने ये देखा कि जनता एक तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वो कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि सोवियत संघ में 1991 के दशक में, सोवियत संघ में 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो यहाँ पे येल्त्सिन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो सोवियत संघ में एक नायक की तरह उभरे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन, इनका नाम अंडरलाइन करना है, रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जहां यूरोपकृत ज़्यादा थे और अपने आप को संप्रभु मानते थे। वे सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है, जब मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध होने लगा, उनकी नीतियों का विरोध हुआ, तो सोवियत संघ में विघटन की प्रक्रिया है वो और तेज हो गई, और जनता के विरोध का स्वर जो है वो और ज़्यादा तेजी से फैलने लगा। और रिजल्ट ये आया कि सोवियत संघ के हर भाग से अलग होने की, स्वतंत्र होने की मांग उठने लगी। अब कोई भी गणराज्य, सोवियत संघ बहुत सारे गणराज्यों से मिलकर बना था, कोई भी गणराज्य सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहता था। सोवियत संघ में वैसे बहुत सारे गणराज्य थे, लेकिन उसमें जो मेन गणराज्य थे, वो ये थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस और यूक्रेन वही जिसका अभी कितने टाइम से युद्ध चल रहा है।
इसको अंडरलाइन कर लेना कि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन से थे। तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। मतलब ये 3 शक्तिशाली गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने विघटन की मांग सबसे जोर शोर से की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। ये वो दौर था जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर रोक लग गया और परवर्ती सोवियत गणराज्य, जितने भी सोवियत गणराज्य थे, उन्होंने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब जो भी नए स्वतंत्र गणराज्य थे सोवियत संघ के, विघटन तो हो गया था 1989 तक आते थे, 1989 से 1991 के बीच में विघटन उनका हो गया था। और अब जो देश नए स्वतंत्र हुए थे जैसे कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने अपने देश में, अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पुरानी गलती नहीं करेंगे। अपने देश में हम दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी वाली सरकार को हम नहीं लागू करेंगे। हम दोबारा से अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी शासन को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने पूंजीवाद और लोकतंत्र को, जैसे इंडिया में है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने भी यही डिसाइड किया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों को मिलाकर किया गया। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। उत्तराधिकारी राज्य से यहाँ पे मतलब ये कि सोवियत संघ में बहुत सारे गणराज्य मिले हुए थे, ठीक है, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल गणराज्य था उस टाइम वो था रशिया। इसलिए इसको एक तरीके से हेड माना गया, ये उत्तराधिकार माना गया। उत्तराधिकार से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि रूस के हाथ में सारी पावर दे दी गई। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। यानी कि रूस या सोवियत संघ जब अपने टाइम में अस्तित्व में था तो उसने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की थी, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन निभाएगा, तो उसके जिम्मा उस राष्ट्र को दिया गया जो सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। कहने का मतलब है कि जब सोवियत संघ अस्तित्व में हुआ करता था तो उसने बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी ट्रीटी, बहुत सारी संधियां उसने साइन की थी, लेकिन जब उसका विघटन हो गया तो उसके बाद उन पॉलिसीज़ को आगे कौन बढ़ाएगा, तो इसका जिम्मे दिया गया रूस को, जो उस टाइम में सबसे पावरफुल माना जाता था, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ और भी कदम उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, अब वो पूरे तरीके से दफन हो चुका था। यानी कि अगर आप नोटिस करो, एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हुआ है, एक तरफ सोवियत संघ का पूरे तरीके से विघटन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया जो है पावरफुल शक्ति बनकर उभरा है। अब इसको हम दो कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। अगर एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गई, अमेरिका, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, विघटन हुआ तो साथ के साथ एक नई महाशक्ति उभर कर भी आई है जिसका नाम है रशिया। अब रशिया ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी ट्रीटी की, वो एक उसको परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी मिल गया और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम भी उठाए। मतलब रशिया ने पावर में आने के साथ ही, जब रशिया के हाथ में पावर आई तो रशिया ने स्टार्टिंग में ही ये अनाउंस कर दिया था कि मैं देश में युद्ध, दुनिया में, विश्व में मैं युद्ध को बढ़ावा नहीं देने वाला हूँ, मैं युद्ध के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अब बात करते हैं निकिता क्रुश्चेव की, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय एक महत्वपूर्ण नेता बनकर आए थे, उभरे थे। निकिता क्रुश्चेव ये सोवियत संघ राष्ट्रपति थे, स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे। 1956 में इन्होंने बहुत सारे सुधार किए और ये वो नेता थे जिसने
पश्चिम देशों के साथ। और उस टाइम में पश्चिम देशों का मतलब केवल अमेरिका से था। निकिता क्रुश्चेव वो नेता थे जिसके वजह से क्यूबा का मिसाइल संकट जो है, क्यूबा मिसाइल संकट वो टल गया था, नहीं तो आज विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हो चुका होता। इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल हुए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के वैसे तो बहुत सारे कारण थे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था मिखाइल गोर्बाचेव की गलत नीतियां। इसको साथ के साथ लिखते चलना, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव की गलत नीतियां, ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति आखिर कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए सवाल जरूरी नहीं है। ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के, ये जो सवाल है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि विश्व में सोवियत संघ का विघटन पहली बार हुआ है, ऐसे बहुत से देश रहे हैं जिनका विघटन हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वसामान्य सीख है हमें मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ राजनीतिक आर्थिक संस्था अंदरूनी कमजोरी के कारण लोकतंत्र को पूरा नहीं कर सकी। यानी कि सोवियत संघ के जो गृह युद्ध था, सोवियत संघ में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति थी। उसकी नीतियां ऐसी थी कि उसकी खुद की देश की जनता जो है, उसकी देश की जनता ही उनका विरोध कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, आपके देश की जनता आपका विरोध करे और आप बाहर विकास की बात करो तो ये चीजें तो होगी नहीं। सोवियत संघ के देश में आंतरिक स्थिति बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, गड़बड़ाई हुई थी। सोवियत संघ के पतन का बहुत कारण है, कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही देश की सरकार को शक की नज़र से देखने लगा। जब जनता ने ये नोटिस किया कि सोवियत संघ और अमेरिका साथ में एक तरीके से महाशक्ति बने और अमेरिका एक तरफ विकास की राह पर आगे बढ़कर सोवियत संघ जो है डाउनफॉल पर आ गया है, तो सोवियत संघ की जनता ही अपने देश की सरकार को शक की नज़रों से देखने लगी और यही शक की नज़र जो है धीरे धीरे सरकार के खिलाफ विरोध के रूप में सामने आई। ये व्यवस्था इतनी कमजोर आखिर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी एकदम से इतनी ज़्यादा ठप कैसे पड़ गई? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निर्यात से ज़्यादा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निर्यात से ज़्यादा आयात होता था। ठीक है, सोवियत संघ देशों से चीज़ें बहुत मंगवाता था। वो अलग बात है कि सोवियत संघ में प्रोडक्शन था, हर चीज़ों का निर्माण होता था, लेकिन सोवियत संघ में आयात ज़्यादा हुआ करता था, निवेश कम था वहाँ पर। इस सिलसिले में एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर लगाया है। सोवियत संघ के विघटन में सबसे बड़ा मेन रोल ये था कि उसने अपनी पूंजी हथियारों में लगा दी। इससे सोवियत संघ पर आर्थिक संकट गहराता गया और रिजल्ट ये आया कि एक टाइम आते आते वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था विघटित हो गई। इसके साथ एक बात और हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के नागरिकों की आम जानकारी भी बढ़ी। यानी कि सोवियत संघ में तो इतने सालों से, सोवियत संघ में इतने सालों से तो साम्यवादी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, इसलिए वहाँ की जनता को बाहर के देशों के, बाहर के विकास की इतनी ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं। और जब वहाँ पे विरोध का स्वर उठा तब उनके देश की जनता को बाहर के देशों के विकास के बारे में पता लगा, तब उनको ये चीज़ें समझ में आई, तब एक तरीके से वो जागरूक हुए कि विश्व कहाँ विकास कर रहा है और हमारा देश जो है वो कितना पीछे है। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन के पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। यानी कि सोवियत संघ में जनता जो है जब तक विश्व के कांटेक्ट में नहीं आई थी, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में नहीं थी, वो इस भ्रम में जी रही थी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो देश की राज व्यवस्था है, वो पश्चिमी के देशों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा विकास कर रही है। लेकिन जब धीरे धीरे सोवियत संघ में
विरोध का स्वर उठा, तब उनके देश की जनता को पता लगा कि हमारा देश जो पिछड़ेपन की राह पर चल चुका है। और इस बात से सोवियत संघ की जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको ये खबर आती है कि आपका देश जो है वो दिवालियापन की तरफ चल पड़ा है, तो आपको तो ये सोच के बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा मानसिक रूप से, क्योंकि हमें अक्सर खबरों में ये दिखाया जाता है कि आपका देश विकास कर रहा है, आपके देश ने बहुत सारी पॉलिसी साइन करी है, लेकिन जब सच्चाई पता लगती है कि देश दिवालियापन की राह पर है, तो जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगना आवश्यक है। सेम सिचुएशन हुई थी सोवियत संघ की जनता के साथ। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों से ज्यादा शासन किया था और अब ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई। एक बहुत पुरानी कहावत है, सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। ठीक है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यानी कि जब आपके हाथ में पावर, जब पावर लंबे समय तक, जब सत्ता शक्ति आपके हाथ में लंबे समय तक रह जाती है, तो सरकार का भ्रष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। और सोवियत संघ में जो सत्ता है, जो पावर है, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में 70 सालों से ज़्यादा थी। इसलिए एक टाइम आते आते कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने, उनकी नेताओं ने अपने देश की समस्याओं की तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। और अब हाल ऐसा हो गया था कि वो जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं रही और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने में भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई और इससे भी बुरी बात ये थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने आप को शासक और राजव्यवस्था से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। सरकार का जनाधार खिसकता गया और एक टाइम ऐसा आया कि जनता और सरकार के बीच में खाई स्पष्ट रूप से दिखने लगी। मिखाइल गोर्बाचेव उन्हीं नेताओं में से एक थे। हालांकि उन्होंने सुधार करना चाहा, लेकिन उनके सुधार ने सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसको और बिगाड़ दिया और उनके सुधार के कारण देश में विरोध का स्वर जो है वो और तेज हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधारों की कोशिश थी उसके कारण देश में विरोध का स्वर और तेज हो गया। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहा, पश्चिम की बराबरी करनी चाहिए, प्रशासनिक ढांचे में उन्होंने पश्चिम देशों की नकल करनी चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर ही रहे थे और सुधारों को भी लागू कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी कोशिश के बाद भी जनता का सरकार पे से भरोसा टूट गया। इस बिंदु पर अगर हम गौर करते हैं तो सबसे सटीक हमें ये जान पड़ता है कि गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया तो साथ के साथ उन्होंने व्यवस्था में ढील भी दी और लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। अब इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच ये थी कि मिखाइल गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। अब जब देश की अर्थव्यवस्था कई सालों से ठप पड़ी हो, जब देश में विकास की राह जो है एकदम रुक गई हो, ऐसी कंडीशन में अगर कोई नेता आता है और वो देश में विकास की राह को एकदम से तेजी से लागू कर देता है, तो देश की व्यवस्था जो जाहिर सी बात है लड़खड़ा जाएगी। सोवियत संघ में भी सेम ऐसा हुआ। लोग धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वो लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, ठीक है, इसके विपरीत चल रहे थे। इनका कहना था, ये क्या कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और मिखाइल गोर्बाचेव को देश के विकास करने में बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप करने दो, ये जैसा करें। आप ही लोगों ने इनको सपोर्ट करके देश की शासन व्यवस्था में लाए हो, ठीक है, तो अब अगर ये कुछ करते तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन्हें करने दो। इसी खींचातानी में मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ से समर्थन निकलता गया और जनमत आपस में बंट गया। एक टाइम ऐसा आया कि जो लोग उनके साथ थे अब वही लोग उनके खिलाफ हो गए और मिखाइल गोर्बाचेव ने जो खुद ही अपनी नीतियों को ठीक तरीके से नहीं बचा सके। इन्हीं सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे देश
सोवियत संघ के इस गणराज्य के उभार में शामिल थे राष्ट्रीयता और संप्रभुता। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार भी हो गया था, और ये बहुत सारे रीजन थे जिसने विघटन की राह में अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है विघटन की परिणति। ये तो हमने जान लिया कि विघटन क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, कब हुआ, उसमें किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हम बात करेंगे विघटन की परिणति, अर्थात सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके क्या रिजल्ट सामने आए और दुनिया पर उसका क्या असर पड़ा। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का जो परिणाम है वो विश्व राजनीति के लिहाज से बहुत ही गंभीर है। विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर इसलिए है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा। ना सोवियत संघ का विघटन होता ना यूएसए महाशक्ति बनकर उभरता, और ना सोवियत संघ का विघटन होता तो ना रशिया सामने में आता, ना रशिया अस्तित्व में आता। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए, उन्हीं परिवर्तनों को हम यहाँ सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन ये उचित भी नहीं होगा क्योंकि एक नहीं बहुत सारे परिणाम थे। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के जितने भी नेता थे उनको ये चिंता सता रही थी कि भारत में अगर हम इलेक्शन करवाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम देश में चुनाव होने जा रहे हैं, वो सही होगा या नहीं, वो कारगर होगा या नहीं होगा। भारत के नेताओं को ये भी चिंता सता रही थी कि हम अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी लागू करेंगे, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक, तो क्या ये जनता इसका समर्थन करेगी या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल भारत के नेताओं के मन में थे, और वही सवाल रूस यानी कि रशिया के नेताओं के मन में भी थे कि समाजवादी प्रणाली, हमारे देश की जनता तो वही है जो इतने सालों से समाजवादी शासन को झेल रही है, अब वही जनता क्या पूंजीवादी शासन को एक्सेप्ट करेगी। ये था विवाद का मुद्दा। शीत युद्ध के विवाद ने इन दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू थी, परमाणु हथियार के संचय को बढ़ावा दिया गया तथा विश्व जो है सैन्य गुटों में बंट चुका था। एक तरफ एक वो समय था जब पूरा विश्व दो महाशक्ति में बटा था। अब धीरे धीरे समय ऐसा आया जब हथियारों की होड़ शुरू हुई तो विश्व जो है वो महाशक्ति के गुट में नहीं बटा था, वो हथियारों के गुट में बट गया था। यानी कि किस देश के खेमे में, विश्व के किस खेमे में ज्यादा हथियार है। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त होगी और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। और दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल भी गए। विश्व राजनीति में संबंध भी बदले। संबंध क्यों बदले? अगर जाहिर सी बात है, अगर आप परमाणु हथियारों को बढ़ावा दोगे, देश में आप युद्ध को सपोर्ट करोगे तो संबंध बिगड़ते जाएंगे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये हुआ कि रूस अस्तित्व में आया और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को लागू किया, उसकी पॉलिसी पे साइन किया। दूसरा ये कि विश्व राजनीति में शक्ति बदले, इन कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावना थी। जब विश्व में शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, शीत युद्ध का दौर कब खत्म हुआ? 1945 से लेकर 1989 तक शीत युद्ध का दौर चला और सोवियत संघ के विघटन के साथ वो भी खत्म हो गया। जब शीत युद्ध का विघटन हुआ तो संभावना ये थी कि या तो दुनिया में एक ही महाशक्ति बचेगी, यूएसए या फिर रशिया, या फिर दुनिया जो है एक ध्रुवीय विश्व फिर से बनेगा। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया में केवल दो ही मुद्दे थे, दो ही चिंता थी कि या तो कोई एक देश का दबदबा होगा विश्व में, ठीक है, या फिर दुनिया में नए नए देश शक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका तो महाशक्ति बना ही, लेकिन साथ के साथ और भी देश जो है वो पावरफुल बनके सामने में आए। और आज की डेट में इंडिया भी उन्हीं शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है।
राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र की राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा उभर कर आई। अब जाहिर सी बात है, नए नए देश उभर कर आ रहे हैं। एक महाशक्ति हट गई है, उसका विघटन हो गया, तो नए नए देश जो है वो उभर कर सामने में आ रहे हैं। अब नए नए देश जब उभर कर आ रहे हैं तो वो एक तरीके से फंड इकट्ठा करते हैं और उन्हीं फंड से नई नई संस्थाएं बनाई जाती है। जब विश्व में नई नई शक्तियां उभर कर सामने आ रही है तो वही शक्ति जो है फंड जमा करती है और उन्हीं फंड से नई नई संस्थाएं बनाई जाती है। और ये संस्थाओं का क्या काम था कि दुनिया में अब जो भी देश विकास की राह पे चल पड़ा है उसे पैसों से मदद करना, ठीक है, उन्हें पैसों से मदद करना। तो यानी कि अगर आप इस तरीके से समझो, जो नए स्वतंत्र देश थे, जो नई नई महाशक्तियां उभर कर आई थी, उन्होंने अपने पैसे के दम पे, उन्होंने पूंजी के दम पे विश्व में अपनी धाक जमाने की कोशिश की और हुआ भी यही। अब कंडीशन ये आ गई है कि कुछ संस्थाएं ऐसी है विश्व में, आज भी विश्व में कुछ संस्थाएं ऐसी जैसे कि IMF हो गया, ठीक है, UN हो गया, इसमें कुछ देशों का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रखे रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ इन्होंने संबंध भी बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए खिलाड़ी सामने आए। एक टाइम ऐसा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, इंटरनेशनल लेवल पर केवल दो ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और रूस। लेकिन 1989 के बाद बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे नए नए देश सामने आए और इन्हीं देशों को विकास करने के लिए फंड देने का काम किसने किया? अमेरिका, रशिया, इन जैसे ताकतवर देशों ने, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। इससे पहले हमने बात की क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। फिर हमने बात की थी कोल्ड वॉर एरा की, फिर हमने बात की थी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे है, उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था लागू की है। और आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया है, आज हमने जिन टॉपिक्स के बारे में जाना है वो ये है कि सोवियत संघ के विघटन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि सोवियत संघ के विघटन में किसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मिखाइल गोर्बाचेव का उसमें क्या रोल था, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अब जो टॉपिक बच गए हैं, अब जो पेंडिंग टॉपिक है, जैसे कि ये वाला टॉपिक जो है, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, साम्यवादी शासन क्या था, ठीक है। इन टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर समझ में आया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।